वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज है 20 अक्टूबर और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी। और इस बार आपको बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि आप डेफिनेटली 25 प्लस जो है वो स्कोर करेंगे अपना सीटेट साइंस में। ये मेरा वादा है। बस आपको अच्छे से जुड़े रहना है और जितना मैम बोल रही हूँ उसी हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना है और अच्छे से समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं और सबको अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी सीडीपी है, आपको मैथ भी करना है, आपको हिंदी भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस ही साइंस है। तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे कि आप 25 प्लस स्कोर करें और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। जैसे मैंने पहले बोला था, वो भी कौन सी 6th 7th 8th की। जो इसमें थोड़ा लेवल हाई रहेगा वो मैं अपने हिसाब से करा दूंगी। बाकी आप अपने स्तर पर सिर्फ 6th 7th 8th की एनसीईआरटी को डीपली पढ़ना शुरू कर दें। हम तो करेंगे ही तैयारी, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको 6th 7th 8th की एनसीईआरटी ही पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पैटर्न क्या है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैं सब आपको कराऊंगी। लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए इतना करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दें साइंस में। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपनी क्लासेस। और सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे पहले अपना प्रीवियस ईयर पेपर जो 2020 में हुआ, कि किस तरह के क्वेश्चन आए, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए, किस किस क्लास से वहाँ से वो उठे क्वेश्चन, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगी ताकि आपको पूरा बिलीव हो जाए कि हाँ हमको यहीं से पढ़ना है। मैम सही बोल रही हैं कि हाँ इसी डायरेक्शन में हमको जाना है। तो वो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब थोड़ा सा दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आएगा, क्या पैटर्न चेंज हो गया है। देखिए, सीटेट साइंस में अगर आप 2019 तक के पेपर देखें और पिछले साल का पेपर देखें 2020 का, तो आपको बहुत अंतर दिख जाएगा कि 2020 में भी सिलेबस तो वही था जो 2019 में था, लेकिन क्वेश्चनों को पूछने का तरीका जो है वो बहुत ही चेंज कर दिया था। इस बार जब 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो क्वेश्चनों को बहुत ही घुमा के पूछा गया था और इस बार भी ऐसा ही होगा। तो सीटेट साइंस में अब कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा। पिछले साल ही 2020 में जो इस बार सीटेट ने बोला है ना कि हम क्वेश्चनों को अब थोड़ा और एनालिसिस करके बनाएंगे, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे, बच्चों को और सोचना पड़ेगा। तो वो सीटेट ने साइंस के लिए पिछले साल ही कर दिया है। पिछले साल का पेपर ही ऐसा आया था कि बहुत सोच के क्वेश्चन वहाँ पर करने थे। तो वो जो पैटर्न है पिछले साल वाला जो 2020 में पूछा गया, सेम वैसा ही पैटर्न इस बार भी आपको देखने को मिलेगा सीटेट साइंस के पेपर में। तो पहले हम देखेंगे अपना पेपर और आपको पूरा अच्छे से आज ही मैं पेपर कराऊंगी ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो 2020 में सीटेट साइंस में पूछा गया। 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आने हैं। ये सब आपको मैंने पहले ही अच्छे से समझा दिया है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी का इशू हो सकता है। आप 360 में देख लें, ऊपर से जाके क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लें, क्योंकि यहाँ पर इनको पीडीएफ में या पीपीटी में लिखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी थे। तो इनको मुझे एज इट इज़ जो है क्लिक कर कर यहाँ पर ऐसे ही पेस्ट करना पड़ा है। तो थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो सकती है। तो 360 पी पर कर कर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 से आया था, जिसका नाम था बॉडी मूवमेंट। आप चेक भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन वहाँ से बना था। क्वेश्चन था कि हमको यहाँ पर मैचिंग करनी थी। 4 ऑप्शन दिए थे। ये क्वेश्चन इतना आसान था कि एक ऑप्शन से ही सारा यहाँ पर सही होना था। जैसे ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया था, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, कठोर संरचना जो हमारा
कंकाल बनाती है वो हमको बतानी थी। तो सीधी सी बात है, वो कठोर संरचना जो हमारा कंकाल बनाती है, स्केलेटन बनाती है, वो क्या होती हैं? वो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी अस्थि होती हैं। तो बी का 4 था और ऐसा हमारा एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड में ही था। तो यहाँ पर जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर सेकंड था। क्लास का 6 का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट से ये क्वेश्चन आपका बना था। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सिकुड़न और शिथिलन हमारी बॉडी में किसकी वजह से होता है? जो हमारी पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, जब आप भागते हैं तो वही तो सिकुड़ती हैं और वही क्या होती हैं? फैलती हैं। जैसे पेट है, आपका जो स्टमक होता है वो बार बार ऊपर नीचे होता है, नहीं होता है? तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, सिकुड़न और शिथिलन हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? वो मसल्स की वजह से हो रहा है, पेशियों की वजह से हो रहा है। तो ए का आपका सेकंड था, बी का आपका फोर्थ था। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बैंड। वो स्केलेटन का हिस्सा जिसे हम बैंड कर सकते हैं तो वो आपका कार्टिलेज होता है। तो सी का आपका फर्स्ट था। ज्वाइन द चेस्ट बोन, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे रिब केज होते हैं, पसली पंजर होते हैं, है ना? आपके रिब केज ही तो है जो आपकी चेस्ट को ज्वाइन करके रखता है। तो वो आपका हो जाता है रिब केज। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड था। तो ये आपका क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट से आपका एक क्वेश्चन बना था यहाँ पर। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका बना वो हमारा क्लास 8 से क्वेश्चन उठाया इन्होंने। कहाँ से? रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन बना क्लास 8 में कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन। यहाँ पर हमें बताना था माना कि कौन सी ग्रंथि है जो 2 या 2 से अधिक हार्मोन स्त्रावित करती है। तो यहाँ पर आंसर था पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मोर देन 9 टाइप के हार्मोन जो है वो सीक्रेट करती है। ये हमारे मस्तिष्क में होती है, बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड था जो आपका पूछा गया था, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस नाम एडोलसेंस वाला जो चैप्टर है क्लास 8 में, चैप्टर नंबर 10। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका क्लास 8 के ही चैप्टर नंबर 4 जो मेटल और नॉन मेटल है वहाँ से आपका पूछा गया था। यहाँ पर पूछा था कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये हमको बताना है। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा है और अब आगे हम पढ़ेंगे भी, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये जो समझाना है ना प्रीवियस ईयर, ये मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए किस तरह से चैप्टर से क्वेश्चन उठे हैं और कहाँ कहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर जो है क्लास 8 में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे इस बार भी 2-3 वहाँ से। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है? ऑल मेटल आर सॉलिड, सभी धातु ठोस होती हैं। नहीं, मरकरी जो कि आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, तो ये तो सही नहीं है। ऑल मेटल आर हार्ड, नहीं, यहाँ पर फिर से मरकरी हो जाएगा। मरकरी तो हमारा हार्ड नहीं होता, वो तो सॉफ्ट होती है। तो ये वाली बात भी गलत, ये भी गलत। और याद रखना सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से रखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑल नॉन मेटल आर गैसेज, ये भी गलत है। सारे अधातु गैस कहाँ होते हैं? ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन हमारा अधातु है, वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, रेड लिक्विड होता है। तो ये वाली बात भी गलत है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट ही सही है कि सभी अधातुएं अतन्य नहीं होते। ये कह रहा है ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। बिल्कुल सभी जो अधातुएं हैं वो ऐसा नहीं है अतन्य है, कुछ जो है हमारी तन्य भी होती हैं। तो यही वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से पूछा गया। क्वेश्चन क्या था कि वाई एक कोई मैनमेड फाइबर है, मानव निर्मित रेशा है जिसे हम नेचुरल सोर्स प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं। तो हमें वाई बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा वाई आपका रेयॉन है, क्योंकि जो रेयॉन होता है इसे ही हम प्राकृतिक जो वुड का पल्प होता है उससे प्राप्त करते हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा था और इस बार भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ समझाया जा रहा है कि पेपर कहाँ से आया और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, कौन कौन सी क्लासेस की एनसीईआरटी की बुक से, कौन कौन से चैप्टर से। फिर हम पूरा अच्छे से पूरे चैप्टर्स को तो अपना पढ़ने ही वाले हैं और उसके बाद फिर से आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये पेपर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो कोई भी परेशान नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कहेंगे, सीटेट में पिछली बार पूछा गया। क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी की बुक के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 कंबस्चन एंड फ्लेम
वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आपका बना था। क्वेश्चन था कि हमको बताना था ये टेबल के अकॉर्डिंग कि कौन सा बेस्ट सूटेड होगा एज अ डोमेस्टिक फ्यूल घरेलू ईंधन के रूप में। देखिए घरेलू ईंधन में हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, या तो एलपीजी यूज़ करते हैं या फिर हम जो काव डंग से बना हुआ होता है आपका उपले वगैरह या लकड़ी वगैरह वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमको बताना है ये किसकी बात कर रहा है घरेलू ईंधन के रूप में। देखिए अगर मैं लकड़ी की बात करूँ तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है, ये बात सही होती है। तो यहाँ पर डी अवलोकन भी हो सकता है। एलपीजी की अगर हम बात करें उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो मॉडरेट होती है, ये भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है और अब भी हम पढ़ेंगे। जो हाइड्रोजन होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो एलपीजी हमारा मॉडरेट में होता है। और ये जो काव डंग के उपले वगैरह होते हैं, लकड़ी वगैरह होती है, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये धुआं ज़्यादा देते हैं तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है। उसके बाद देखिए जो आपका काव डंग है, ये जो उपले वगैरह लकड़ी वगैरह ये लिक्विड स्टेट में तो होते नहीं है, तो यहाँ से जो काव डंग वाला ऑप्शन है ना वो तो बाहर निकल जाता है। अब ऑप्शन खाली किसके लिए बचा, एलपीजी के लिए बचा। तो हमें यहाँ पर बेसिकली एलपीजी के बारे में बताना था कि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, उसकी अवस्था क्या है और उसका इग्निशन टेम्परेचर। देखिए इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप क्या होता है, जैसे पेपर है उसको आपने जलाया तो वो एकदम से जल जाता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है। तो देखिए एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होती है क्योंकि सबसे हाई तो हाइड्रोजन की होती है, तो मॉडरेट होगा। वो हमारा बी और सी में दे रखा है, तो या तो वो फ्यूल बी है या सी है। अब हमारी जो स्टेट होती है वो गैस होती है, बिल्कुल कंप्रेस तो हम उसे लिक्विड फॉर्म में करते हैं लेकिन वो निकलती किस फॉर्म में, गैस में ही होती है। तो एलपीजी की स्टेट क्या है, वो गैस है। अब देखिए जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है, बहुत से बच्चों ने सोचा होगा हाई हो जाएगा, नहीं, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता तो आप जैसे ही जलाते हैं गैस तो वो एकदम आग पकड़ लेता, लेकिन एकदम से आग नहीं पकड़ता। तो थोड़ा जो इग्निशन टेम्परेचर है आपका एलपीजी का वो मॉडरेट होता है। तो यहाँ पर कौन सा उपयुक्त होगा, तो वो आपका सी उपयुक्त हो जाएगा। सी जो है वो एलपीजी को बिल्कुल सही डिफाइन कर रहा है कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी मॉडरेट है, इसकी जो स्टेट है वो भी गैस है और इसका जो ज्वलन ताप है वो भी मॉडरेट होता है। ज्वलन ताप क्या होता है, वो सब क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम जब चैप्टर 8 में अपना कंबस्चन एंड फ्लेम पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया वो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाले चैप्टर से आपका पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाली, विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली जो स्पीसीज होती हैं तो वो क्या होती हैं। देखिए विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट स्पीसीज वो होती हैं आपकी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, जिसे हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर से पूछा गया। और ये जो मेटल और नॉन मेटल वाला शायद मैंने डिफाइन नहीं किया, तो ये भी आपका एनसीईआरटी में शायद क्लास 8 में मिल जाता है, ये वाला चैप्टर भी मेटल और नॉन मेटल वाला। और ये क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पूछा गया। और एक क्वेश्चन 100% इस बार भी पेपर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आएगा। जब हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक मेटल एक्स है, कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है एक्स, वो डिस्प्लेस कर देता है मेटल वाई को अब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। एक सॉल्ट सॉल्यूशन में वाई मेटल है, इसको ये निकाल देता है क्या, एक्स। एक्स तभी निकाल पाएगा वाई को जब एक्स ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये हम पढ़ेंगे भी डिस्प्लेसमेंट में कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल किसी सॉल्यूशन में से दूसरे मेटल को तभी निकाल पाता है जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर एक्स ज़्यादा रिएक्टिव है जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन में से वाई को निकाल पा रहा है। फिर इसने आगे क्या बोला, लेकिन ये जो x है ना, एक और सॉल्यूशन में z पड़ा है उसको नहीं निकाल पाता, बट इट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल z फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। ये x y को तो निकाल देता है सॉल्यूशन में से, लेकिन ये x एक और सॉल्यूशन में जो z पड़ा है उसको नहीं निकाल पाता। क्यों नहीं निकाल पाता होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है z से, y से तो ज़्यादा रिएक्टिव है तभी तो y को निकाल पा रहा है, लेकिन Z से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। और फिर आपसे पूछा गया हमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल बताना है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु यहाँ पर कौन सा था, तो वो Z ही होगा।
जेड ही सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर एक्स सबसे ज़्यादा होता तो वो वाई को तो निकाल रहा है तो जेड को भी निकाल देता, लेकिन जेड को नहीं निकाल पा रहा है। इसका मतलब जेड जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तभी एक्स उसको निकाल नहीं पा रहा है। तो जेड यहाँ पर बिल्कुल सही था। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाकर पूछा था, और ऐसे ही इस बार भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे चैप्टर से, थोड़ा सा घुमाकर आपको पूछे जाएंगे। लेकिन हम इस तरह से पढ़ेंगे ना थ्योरी को कि आपसे घुमाकर क्या कैसे भी पूछ ले, आप आंसर 100% कर कर आने वाले हैं। नेक्स्ट ये तो रिपीट ही हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 है, लाइट, प्रकाश वाला जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया कि लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। किसी बिंब से प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर, ये कोई पृष्ठ है, प्रकाश की किरणें आकर गिरती हैं और तथा पूर्ण विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। मतलब जो सरफेस है ना वो रफ है, क्योंकि किरणें आ रही हैं तो वो सीधी सीधी नहीं जा रही, आती हैं इधर उधर जा रही हैं, फिर आई इधर उधर जा रही हैं, आके टकरा के इधर उधर जा रही हैं, डिफ्यूज़ हो रही हैं, विसरित हो रही हैं। तो हमको बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप इस बिंब के जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे। जब कोई रे आ रही है, टकरा रही है और वो सीधी नहीं जा रही, तो वो किसी बिंदु पर नहीं मिल रही होगी, वो इधर उधर जा रही है, डिफ्यूज़ हो रही है। जब डिफ्यूज़ हो रही है तो वहाँ पर कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट पर, बिंदु पर इमेज नहीं बनेगी, और जिसकी वजह से आपको कोई प्रतिबिंब बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 7th के चैप्टर नंबर 15 से पूछा गया, लाइट चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्लास 8th के चैप्टर नंबर 11 जो कि फोर्स है, बल वाला जो टॉपिक है वहाँ से पूछा गया है। थोड़ा सा घर्षण का मिक्स भी है, फ्रिक्शन का मिक्स भी है। फ्रिक्शन भी आपको देखने को मिलता है अपनी 6th 7th 8th की एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ से पूरा मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा गया। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लेइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। अपने के कमरे के फर्श पर कोई एक विशाल बॉक्स रखा है, उसको सरकाने के लिए रेशमा को किस बल से अधिक बल लगाना होगा, ये हमको बताना है। क्योंकि जो बॉक्स है वो रखा है तो उस पर भी कोई बल है, ताकि तभी तो वो नहीं खिसक रहा, लेकिन उसको खिसकाने के लिए उसे किससे अधिक बल लगाना होगा ये हमको बताना है। देखिए मस्कुलर फोर्स तो कोई है नहीं, नॉर्मल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब स्थितिक घर्षण, उसी की वजह से वो बॉक्स जो है वो रुका हुआ है एक जगह पर। उससे ज़्यादा घर्षण क्या होता है, कोई वस्तु को रोकना ही क्या है, कोई वस्तु चल रही है, इसको ऐसे समझेंगे। घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा ठंड के समय दरवाजे जो हैं वो ऐंठ जाते हैं, या कभी कभी आप अपने गेट का कुंदा या दरवाज़ा खोलते हैं तो उसको खोलने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण ज़्यादा हो जाता है। घर्षण ज़्यादा मतलब कि आपका जो सरफेस है उस पर आप अच्छे से चल नहीं पाएंगे, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर घर्षण बहुत ज़्यादा है, तभी क्या है बॉक्स बिल्कुल टिका हुआ है। तो उसको, उस बॉक्स को हटाने के लिए क्या होगा, उस स्थिर घर्षण से ज़्यादा बल लगाना होगा, तभी जो है वो बॉक्स है आपका हिल पाएगा। जब हम घर्षण पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी और तब ये आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्लास 7th के चैप्टर नंबर 13 जो साउंड वाला चैप्टर है, ध्वनि वाला चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन बना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार हमने करा था पिछली बार भी। क्वेश्चन इस बार भी आएगा साउंड वाले चैप्टर से, तो ये आपको अच्छे से देखना है अपना। यहाँ पर पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है वो हमको बताना था। लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच, ये कह रहा है कंपन की आवृत्ति निम्न होने पर तारत्व उच्च होता है, बिल्कुल गलत। आवृत्ति और जो तारत्व है ना वो डायरेक्ट निर्भर करते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे साउंड चैप्टर तब हम वहाँ पर देखेंगे, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तारत्व भी बढ़ता है। तो ये बात तो गलत है और हमसे सही पूछ रहा है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रिक्वेंसी, लाउडनेस का फ्रिक्वेंसी से संबंध नहीं होता, ध्वनि की प्रबलता का आवृत्ति से संबंध नहीं होता, उसका एम्पलीट्यूड से संबंध होता है, तो ये भी गलत। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, यही बात सही है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। तभी तो अगर आप मून पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर आवाज़ नहीं देगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, कोई हवा नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं करती, वैक्यूम में गमन नहीं करती, यही बात यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही यहाँ पर हमारा सही है। जब हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका पूछा गया वो क्लास 7th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पूछा गया है, तो शायद ये क्लास 7 के एसिड बेस सॉल्ट का नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये वहाँ से क्वेश्चन बना है आपका। क्वेश्चन क्या है, हमको बताना है, यहाँ पर कुछ लिक्विड्स दिए हैं, कौन सा इनमें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का हीन चालक है, वो हमको बताना है। देखिए, टैप वाटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, और जब हम इस बार भी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जो टैप वाटर होता है ना वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। सेम यहाँ पर भी सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर भी आपका, लेमन जूस, ये सब विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इनसे जो विद्युत है वो प्रवाह कर जाती है। तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इसने हीन पूछा है, बैड कंडक्टर पूछे हैं ऑप्शन में। शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर, जो आशुद्ध जल होता है जिसमें कोई भी सॉल्ट या मिनरल्स नहीं होते, वो विद्युत को चालक नहीं होता, वो विद्युत का हीन चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही था। बाकी इसमें सिरका और नींबू का रस, ये तो विद्युत के चालक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर सही है। ये तीनों विद्युत के चालक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 से, फिजिकल और केमिकल चेंज वाला जो टॉपिक है वहाँ से एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा यहाँ पर केमिकल चेंज है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये हमको बताना है। देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर अवस्था बदल जाती है, जो पानी है वो गैस में बन जाता है, फिर से वो गैस से आपका क्या बन सकता है, वो फिर से पानी बन जाएगा। जैसे आपने देखा ही है, बादल जो होते हैं वो बारिश फिर से कर देते हैं, पहले पानी को सोखते हैं और फिर वापस बारिश जो है वो वहाँ पर हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। उसके बाद देखिए, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, देखिए पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर कोई ऐसा थोड़ी नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया, तो ये भी आपका केमिकल चेंज नहीं है। उसके बाद देखिए, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये भी कोई केमिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर है जिसमें सारे ऑप्शन केमिकल चेंज वाले हैं, रासायनिक परिवर्तन वाले हैं, वो ऑप्शन नंबर 4 है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, वो कि आपका क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर एक बार जल जाता है तो वो राख में बदल जाता है, तो वो आपका केमिकल चेंज है, वहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बनता है ना। जब भी केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन की बात होगी तो हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा। और डाइजेशन ऑफ फूड, जो आपका भोजन का पाचन है उसमें क्या होता है, आपको देखा होगा, भोजन के पाचन के बाद आपके अमीनो एसिड बन जाते हैं, तो वो भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जो डिस्टेंस वाला टॉपिक है क्लास 6 में, वहाँ से पूछा गया है। एक न्यूमेरिक आपका इस बार भी आएगा, मैक्स टू मैक्स 2 न्यूमेरिक आपके सीटेट में आते हैं, तो कोई बच्चा घबराएगा नहीं न्यूमेरिक देखे कि न्यूमेरिक आते हैं तो पैनिक कर जाए, नहीं। न्यूमेरिक लिमिटेड है, कहाँ से आते हैं हर बार, वहीं इस बार भी आया था और आगे भी आएगा। तो बस भरोसा रखिए मैम पर, न्यूमेरिक भी आपके अच्छे से हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक को लेके चिंता नहीं करनी है, हम हैं तो आपको अच्छे से करा देंगे, कोई परेशान नहीं होगा। न्यूमेरिक इस बार थोड़ा अच्छा पूछा गया था, अच्छे लेवल का, एवरेज स्पीड से। मैक्सिमम चांस है कि जो क्वेश्चन होता है वो आपका या तो एवरेज स्पीड से आता है या टाइम वाले टॉपिक से, जो ऑसिलेशन वाला होता है वहाँ के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 ही टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। एवरेज स्पीड पिछली बार बोला, वहीं से क्वेश्चन आपका आया एवरेज स्पीड वाले से, और यही क्वेश्चन आपका न्यूमेरिक था। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। नीना वाज साइकिलिंग टू मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरी आइटम, नीना कुछ वस्तु खरीदने के लिए बाजार जा रही है, ठीक है। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम, सपोज ये नीना का घर है और ये उसका मार्केट है, तो जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ये हमको अच्छे से समझ में आ गया। शुरू में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है और 10 मिनट चलती है, तो हम यहाँ पर पता निकालें, उसने 10 मिनट में, जब वो 12 की स्पीड से जा रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो देखिए 10 मिनट को पहले घंटे में कर लेंगे, तो 10/60 इंटू 12, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी 12 है, समय कितना है 10/60, क्योंकि हम उसको घंटे में कर रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि शुरू के 10 मिनट में जब वो 12 की स्पीड से जा रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, जो 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था उसमें से उसने 2 किलोमीटर मतलब आधी दूरी कवर कर ली, कितने टाइम में, 10 मिनट में, ठीक है। उसके बाद वो अपने एक दोस्त है निखत, उससे मिलती है और 15 मिनट रुककर उससे बात करती है, तो यहाँ पर उसने 15 मिनट और अपने जो हैं बिता दिए, तो कुल मिलाकर उसका समय कितना हो गया, 25 मिनट हो गया। देखिए एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर बतानी है पूरे क्वेश्चन में कि औसत चाल क्या है, तो औसत चाल क्या होती है आपकी, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी तो हमको पता है 4 किलोमीटर है, लेकिन टोटल समय अभी हम निकाल रहे हैं। शुरू में 10 मिनट लगा, वो हमने निकाल लिया।
10 मिनट तो शुरू में लगा, वहाँ से हमने डिस्टेंस निकाला तो अब हमको पता चल गया कि शुरू के 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर चली है। फिर उसने 15 मिनट अपने दोस्त से बात करी है, तो कुल मिलाकर उसका 25 मिनट समय हो गया है। अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस रह गया है वो कितना है, 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर तो उसने कवर कर लिया। तो इस बचे हुए 2 किलोमीटर को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के कवर करती है। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बची कितनी है, 2, और उसकी चाल कितनी है अब, 8, तो समय कितना लगेगा उसको, 1/4, वो भी घंटे में, 1/4 घंटे उसको समय यहाँ पर लग रहा है। तो कुल समय कितना हो गया, 25 प्लस 1/4, ये उसका कुल समय हो गया। 25 मिनट को भी अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 25/60 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12। तो कुल मिलाकर जो उसका समय लगा वो हो गया 5/12 प्लस 1/4। और जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 12 ही रहेगा, 12 का 12 तो 5 हो गया, 4 3 जा 12, तो ऊपर 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 8/12 जो उसको पूरा समय लगा। अब आपको औसत चाल बतानी है, तो औसत चाल क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी तो उसकी 4 थी और टोटल समय उसको कितना लगा, 8/12, 8/12। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और 8 आपका नीचे आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 6 जा 12। तो जो फाइनल आंसर आ गया, जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 जो लाइट शेडो और रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है वहाँ से आपका क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन था हमको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शेडो फॉर्मेशन के लिए, छाया बनाने की परिघटना की वो व्याख्यान करती हैं। देखिए छाया कब बनेगी, जब एक प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है और जब कोई वस्तु बीच में उसको रोक देती है तो वहाँ पर नीचे उसकी क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि लाइट जब ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में और जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती, अपारदर्शी वस्तु के बीच में आ जाती है और वो लाइट सीधी ऊपर से आ रही है और अपारदर्शी वस्तु बीच में आ गई है, तो वहाँ पर लाइट रुक जाती है और नीचे क्या बन जाती है, उसकी शेडो बन जाती है, छाया बन जाती है। तो यहाँ पर यही दोनों ऑप्शन इससे रिलेट कर रहे हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि प्रकाश उच्च चाल में गमन करता है, लाइट ट्रेवल एट अ हाई स्पीड, इससे शेडो का कोई मतलब नहीं है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, प्रकाश 7 वर्गों से मिलकर बना है, छाया का तो कलर से कोई संबंध ही नहीं है। तो बी और सी यहाँ पर छाया की परिघटना से संबंध नहीं रखते। ए और डी से क्या होती है, आपकी छाया बन जाएगी कि प्रकाश सीधी रेखा में आता है और जब रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो प्रकाश रुक जाता है और नीचे आपकी क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इन्हीं का संबंध शैडो फॉर्मेशन से यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका पूछा गया है वो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9, एनसीईआरटी की बुक का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 जो आपका सॉइल है, मृदा वाला चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो कथन सही होगा वो कथन 4 ही सही होगा। ये हम जब सॉइल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आप समझेंगे अच्छे से, मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे कि चिकनी मिट्टी क्या होती है। देखिए चिकनी मिट्टी में महीन कण होते हैं और जो उनका अनुपात होता है वो जो दोमट मृदा होती है उसकी अपेक्षाकृत उच्च होता है। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल, जो क्लेड सॉइल है उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लोमी सॉइल। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पर गलत थे। तो देखिए सॉइल से इस तरह से क्वेश्चन आया। ये सॉइल वाला चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 जो फूड वाला टॉपिक है वहाँ से पूछा गया, तो हम क्लास 6 से ही शुरू करेंगे। क्लास 6 to 8 तक के हम सारे चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप करेंगे और आप देख भी रहे हैं क्वेश्चन जो हैं वो आपको क्लास 6, 7 के 8 के ही बुक से मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा लेवल घुमाकर पूछे गए हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से और जब एक बार हम सारी थ्योरी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी ज़्यादा भारी नहीं लगने वाले हैं। सबसे पहले पेपर कराने का मतलब यही था कि आपके माइंड में पूरा सेट करना है कि आपको एनसीईआरटी ही लेकर चलनी है 6, 7, 8 की, और वही हम करेंगे। ये क्वेश्चन आपका फूड वाले चैप्टर से था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पिछली बार मैंने बोला ही था कि ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आया भी कि विटामिन एक्स है,
कोई डेफिशिएंसी कॉज करता है जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम होता है ना, जो आपके मसूड़े होते हैं वहाँ पर खून आने लगता है, तो वो विटामिन सी की वजह से ही होता है। तो सीधा सा बच्चे पहचान जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। जो एक्स है वो क्या है, वो विटामिन सी ही है, और उसमें हमें सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए उसको कम करने के लिए। तो यही हमसे पूछ रहा था कि एक्स हमारी कोई डेफिशिएंसी विटामिन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ऑफ कम हो जाती है, और ये अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई या फिर एक्स इज फाउंड इन फूड जेड, हमको बताना है कौन से फूड में होती है, तो ये सिट्रस फ्रूट में होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सा सरल सा क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद हम अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पैडागोजी के क्वेश्चन थे। थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर अच्छी कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है दिख रहा हो। तो यहाँ पर पैडागोजी के क्वेश्चन आपके शुरू हुए, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ साइंस के बारे में, कि साइंस की प्रकृति कैसी है। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि साइंस की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो ये हर बार प्रकृति से क्वेश्चन आया है, साइंस की प्रकृति से, तो हमें यहाँ पर इसी को ध्यान में रखकर बताना है। देखिए साइंस की प्रकृति की बात हो रही है, साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही, तो ये वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया। साइंटिफिक मेथड यहाँ पर ये भी बिल्कुल नहीं होगा। हमको नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताना है सिंपल सा, कि साइंस का नेचर क्या होता है। साइंस इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। नहीं, विश्वास तो विश्वास की प्रणाली नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे हमने बचपन में पढ़ते हैं कि पहले हम पढ़ते थे प्लैनेट जो है वो 9 होते हैं, लेकिन फिर अब हम बाद में प्लूटो जो है वो बाहर हो गया था, तो अब हमारे 8 प्लैनेट हैं। तो विश्वासों की एक प्रणाली नहीं होती, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन्हीं पर बिलीव होता है। तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है। विकास यहाँ पर साइंस जो है वो सोशल इन नेचर, बिल्कुल साइंस जो है प्रकृति में सामाजिक है, यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट से ही तो कनेक्ट होती है साइंस। साइंस कहाँ से बनी है, आसपास की चीज़ों से, कि पंखा गोल क्यों घूम रहा है, पंखा गिरता क्यों नहीं है, बॉल जब हम फेंकते हैं तो वो रुक क्यों जाती है। तो साइंस जो है वो सामाजिक है, सोशल इन नेचर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही था। यही प्रकृति ऑफ जो साइंस है उसको सही से डिफाइन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार भी आएगा, और इसको तो मैंने पहले से ही बता रखा था। कॉग्निटिव वैलिडिटी का मतलब ही, संज्ञानात्मक वैधता का मतलब होता है कि हम बच्चे को उसके स्तर के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क की बात होती है, और मस्तिष्क में भी हम बच्चे को उसके जो नीड है, उसको जो ज़रूरत है, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर पूरा सही बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बैठेगा। अडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार ही सामग्री का समायोजन करते हैं। कॉग्निटिव मतलब मस्तिष्क। देखो बच्चे को समझ में चीज़ें कब मस्तिष्क में आएंगी, जब हम उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, कि जो एक्चुअली में उसको नीड है वही हमको पढ़ाना होता है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही हम उसको कंटेंट देंगे। किसको, लर्नर को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही संज्ञानात्मक वैधता होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे भी पेडागोजी, तो वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनसीएफ 2005 में, अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। जब एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है, ये हमको बताना है। कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक टू मेकिंग सेंस टू एवरीडे एक्सपीरियंस। ये देखिए जब आप सीडीपी पढ़ते हैं तब भी वहाँ पर देखते हैं कि हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे कि वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, साइंस तो उसी से जुड़ी हुई होती है। मैंने बताया ना कि बॉल फेंकते हैं तो वो रुक क्यों जाती है, आप अगर किसी चिकने सरफेस पर चलते हैं तो आप फिसल कर गिर जाते हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो घर्षण की वजह से हो रहा है। तो मतलब साइंस हमारी रोज़मर्रा के अनुभव पर ही, एक्सपेरिमेंट उन्हीं पर बेस्ड होती है, बिल्कुल बात सही है। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस में बस एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट जहाँ आ जाए वो पॉइंट बिल्कुल पॉजिटिव होता है। गतिविधियों और प्रयोग ही जो है वही आपके कराए जाने चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। नहीं, देखिए साइंस में क्या होता है, बच्चों को हम प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चे गतियाँ कर वो एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे बोलेंगे, तो डिसिप्लिन की कोई यहाँ पर बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट लॉ थ्योरी नीड टू बी इंट्रोड्यूस। नहीं, हमको बच्चों को कॉन्सेप्ट थ्योरी लॉस नहीं बताने, हमको तो अभी बच्चे को जोड़ना है, बताना है कि साइंस क्या है, कैसे वो है। वहाँ पर थ्योरीज, नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है नहीं, उनको पेश
करे बिना भी आप बच्चों को साइंस में हर चीज़ बता सकते हैं। बेसिकली एनसीएफ यही कहता है कि साइंस में हमें क्या करना है, बच्चों को आसपास की चीज़ों से लिंक करते हुए चीज़ें समझानी है और एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हमें बच्चे को कराना है। तो ए और बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया था, हमको बताना है कि कौन सा कथन साइंस के विज्ञान के विषय में सत्य है। साइंस रियली हैविली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट द वर्क, यही इन्होंने सही माना था। वैज्ञानिक वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें कल्पनाएं से होती हैं और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और वो ही फिर आगे चल के क्या हो जाती हैं, सफल हो जाती हैं। तो वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं, यही बात इन्होंने यहाँ पर साइंस के बारे में सही मानी। बाकी जब हम पेडागोजी पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चनों को हम फिर से कर लेंगे। फिलहाल मेरा मतलब आपको दिखाना है कि पेडागोजी के किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। इशू है ना, एक उसको इंडिविजुअल टास्क दिया गया कलेक्ट करने के लिए वेदर रिपोर्ट फॉर अ वीक, ये आपको एनसीईआरटी में मिलता है। पीछे जो हॉट क्वेश्चन होते हैं उनमें है ये इस तरह का एक क्वेश्चन, ठीक है। कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट फॉर अ वीक, आइडेंटिफाई वेयर इशू वेंट रॉन्ग फॉर द असेसमेंट इंडिकेशन गिवन बिलो। इशू को एक कार्य दिया गया था, एक सप्ताह रिपोर्ट बनानी थी मानसून को लेकर, तो उसके आकलन में कहाँ गलती हो गई ये हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में उसकी गलती हुई। उसने बोला शी कंक्लूड दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेनफॉल। नहीं, आपको पता है ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है तो बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसने क्या निष्कर्ष निकाला कि आर्द्रता कम होती है तो वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसने यही निष्कर्ष गलत निकाला। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही यहाँ पर गलत है। आर्द्रता ज़्यादा होने से वर्षा ज़्यादा होती है, आर्द्रता कम होने से वर्षा ज़्यादा नहीं होती। तो यही इसका इशू ने जो है गलत जो है असेसमेंट यहाँ पर इसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पेडागोजी का, ये तो मैंने बोला ही था और ये क्वेश्चन आया भी कि कॉन्सेप्चुअल गैप जब भी इस तरह की बात हो, देखिए जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। पूरा पेडागोजी में आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे करना है और किस तरह से हमको जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप इन लर्नर, ठीक है। क्या विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। जब भी कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात होगी, मैंने पहले भी बोला था, मतलब पिछली बार भी बोला था, वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा ऑप्शन में। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण का हम उपयोग करके किसी भी संकल्पना जो कॉन्सेप्चुअल गैप है वो उसको फिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही था। अभी के लिए थोड़ा सा बस समझ लीजिए, जब पेडागोजी करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट आपको अब माइंड में आ रहा होगा कि पेडागोजी है क्या और किस तरह से हमको उसको देखना होगा। टू एनकरेज मोर गर्ल टू टेक अप साइंस यू में अडॉप्ट ऑल द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज एक्सेप्ट, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी प्रयोगों को करेंगे सिवाय एक को छोड़कर। मतलब यहाँ पर हमको बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें क्या बोला, ध्यान रखेंगे विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। नहीं, हमको तो समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं, सभी को एक साथ जोड़ना है। तो लड़कियां हावी रहेंगी तो फिर उसमें तो लड़कों के अंदर हीन भावना आ जाएगी। नहीं, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर गलत था कि बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन क्लास साइंस रूम, लड़कियां हमेशा हावी रहें। नहीं, इस तरह से हम लड़कियों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे जो पूछा गया, साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन। देखिए साइंस में हमेशा डाइवर्जेंट, यहाँ पर अपसारी प्रश्नों की बात होती है, कभी भी कन्वर्जेंट प्रश्न नहीं होंगे। जैसे कन्वर्जेंट प्रश्न क्या होते हैं, जैसे पूछा गया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसका तो एक डायरेक्ट आंसर है दिल्ली। तो वो आपका यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को जगह नहीं दी गई, यहाँ पर डाइवर्जेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मून जो है अगर वो बाई चांस अगर नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का ना रहे, मतलब कहने का मतलब है कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर बच्चे सोचें, अलग अलग तरह के आंसर हों वहाँ पर बच्चों के, तो वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन वहाँ पर साइंस से पूछे जाते हैं। क्यों क्यों पूछे जाते हैं ये यहाँ पर पूछ रहा है। इट स्टूमुलेट एंड डेवलप्ड क्रिटिकल थिंकिंग, ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। बिल्कुल बच्चा खुद से सोचता है तो ये गहन सोच को तो विकसित करता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को तो बढ़ाता है। इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर, ये शिक्षार्थियों को उक्त सही
उत्तर सही दिशा करने में उनकी हेल्प करता है, उनको एक उत्तर सही देने में उनको एक दिशा प्रदान करता है। देखिए, उत्तर देने से कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि हमको पता चले बच्चे के दिमाग में क्या है और उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि वो नई नई चीज़ें सोचे और फिर ताकि वो नई नई चीज़ें करे। इट हेल्प डेवलप थिंकिंग स्ट्रैटेजीज, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। बिल्कुल, जब आप इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर बच्चों को सोचने को मजबूर कर देगा, तो वहाँ पर उसकी सोचने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। इट हेल्प इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन द लर्नर, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार को आकलन में सहायता देता है। बिल्कुल, क्रिएटिव जो बिहेवियर है वो उनके अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जब ज़्यादा सोचेंगे तो वो बिल्कुल सोचेंगे अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, तो क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर नहीं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन का पूछने का मतलब कभी भी यही नहीं होता कि बच्चा सीधा सही आंसर दे दे। यहाँ पर सिर्फ हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन उससे इसलिए ही पूछते हैं ताकि वो गहन सोच करे, उसकी सोचने की शक्ति बढ़े और उसकी जो क्रिएटिविटी बिहेवियर है वो भी उसका बढ़ जाए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, जब क्लास में टीचर एक डेमोन्स्ट्रेशन करा रही है तो बताइए डोमिनेंटली इन्वॉल्व लर्नर इन, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग प्रमुख रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है क्या। देखिए, जब टीचर एक डेमो करा रहा है क्लास में तो बताइए लर्नर के अंदर क्या विकसित होगा। देखिए, यहाँ पर लर्नर सिर्फ क्या कर रहा है, जब टीचर कोई डेमो कराती है तो आप खुद सोचिए बचपन में आपका क्या विकसित होता था। आप दृश्य आप देखते थे और सुनते थे, तो यहाँ पर श्रव्य और दृश्य सीखना हुआ। ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर सही होगा। देखिए, गति बोधन तो आप कुछ कर रहे नहीं है, टीचर तो डेमो कर रहा है ना, आप तो सीधा उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या शामिल है, बस शिक्षार्थी किस तरह से यहाँ पर शामिल है, वो दृश्य और श्रवण रूप से यहाँ पर सीख रहे हैं। विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग यहाँ पर बच्चों की हो रही है। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि किस तरह से बच्चों को आप सीक्वेंस में एक्टिविटी कराएंगे। गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। देखिए, जब घनत्व की अवधारणा आप शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का सही क्रम हमको बताना है कि किस तरह से आप बच्चों को डेंसिटी वाला घनत्व वाली जो अवधारणा है वो किस तरह से आप उनको पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बच्चों को क्या बोलेंगे कि जाइए प्ले विद वाटर इन अ टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जाइए, एक टब में पानी है, उसमें अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उनको फेंक कर देखिए। तो सबसे पहले हम बच्चे से ये बोलेंगे। उसके बाद हम बच्चों से बोलेंगे कि अलाउ स्टूडेंट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक। फिर वहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे अब आप देखिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट पानी में नहीं डूबते। उसके बाद हम क्या बोलेंगे बच्चों से, आस्क स्टूडेंट टू डिज़ाइन अ स्मॉल बोट दैट कैन कैरी 1 kg ऑफ वेट। उसके बाद हम बच्चों से बोलेंगे कि एक छोटी नाव डिज़ाइन करिए जो 1 किलो वजन की होगी। तो ये हमको यहाँ पर एक्चुअली उसको घनत्व बताना है कि हम उसको बताना है कि जो पानी में कौन सी वस्तुएं तैरेंगी तो उनका घनत्व कम है। जिनका घनत्व कम होगा वो पानी में तैरती रह जाएंगी, जिनका घनत्व ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाएंगे। तो इस तरह से हमको पहले क्या करवाया, हमने बच्चों से कहा कि आप जाइए पहले टब में पानी में देखिए, उसके बाद क्या करिए आप देखिए कि कौन सी वस्तु डूब रही है या नहीं डूब रही है। उसके बाद हम उनसे बोल रहे हैं बच्चों से कि एक बोट बनाइए दैट कैन कैरी 1 kg ऑफ वेट, है ना। तो यहाँ पर जो बेस्ट कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका होगा, पहले हमने उसको बात बोलेंगे, फिर उसके बाद हम उनको ए वाली बात बोलेंगे और उसके बाद हम उनको सी वाली बात बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पेडागॉजी खत्म और फिर से आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले टॉपिक से पूछा गया। ये क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने बार बार बोला था ये आएगा आएगा और इसी तरह से क्वेश्चन आपका आया। वाई इज़ अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड वाई बी। वाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता, हमको बताना है वो कौन सा पौधा है। देखिए, एल्गी में हरित लवक होता है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। पिक्चर प्लांट में भी होता है और मैपल वृक्ष में भी होता है। जो कॉस्कुटा है, अमर बेल है, ये इसमें कोई हरित लवक नहीं होता, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती, ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही था। आगे जो क्वेश्चन है वो आपका क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी वृद्धांत होती है, बड़ी आंत होती है, वो ज़्यादा चौड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यही बात यहाँ पर सही है कि जो
बड़ी आंत होती है वो आपकी चौड़ी ज़्यादा होती है लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी तो होती है लेकिन चौड़ी कम होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही बताना था कौन सा कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया 19 वाला क्वेश्चन, वो आपका क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। नॉट शब्द को बहुत अच्छे से याद रखना है। इन रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं होगा ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही नहीं है। प्यूपा डेवलप्ड इनटू कैटरपिलर, नहीं, कैटरपिलर के बाद प्यूपा वाली स्टेज आती है, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर यही गलत था कि प्यूपा डेवलप्ड इनटू कैटरपिलर, नहीं, कैटरपिलर प्यूपा के बाद नहीं होता, कैटरपिलर से प्यूपा की स्टेज आ जाती है। जब कैटरपिलर खूब खाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर सिल्क फाइबर प्रोटीन जो है वो सीक्रेट करने लगता है और पूरा वहाँ पर जो है ककून जो है वो अपने ऊपर बना लेता है। तो प्यूपा डेवलप्ड इनटू कैटरपिलर, यही बात यहाँ पर गलत है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए। पैडागोजी हो सकता है अभी थोड़ा सा अजीब लग रही हो, लेकिन जब हम करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगी। कल से हम क्लास 6 से शुरू हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स करते चले जाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, सारी थ्योरी कवर अप करेंगे, पैडागोजी को जल्दी से कवर अप करेंगे और फिर हम बाद में अपना प्रैक्टिस सेट जो है वो करेंगे। और इस तरह से आपकी जो है वो पूरी तैयारी होगी। कल रात को 9 बजे डेली 9 PM पर आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप अपने नोट्स बनाएं जिसमें हम एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए अपना चलेंगे 6, 7, 8 की। उसमें जो लेवल है थोड़ा हाई रहेगा, मैं अपने हिसाब से वो आपको करा दूंगी। तो मुझे लगता है ये पेपर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेली रात को 9 बजे आपके लिए एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। बस आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें, आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे अपने सीटेट साइंस के पेपर में। चलिए आज के लिए इतना ही।